मंत्री जी से सवाल किया कि 32% जब कोल का प्रोडक्शन बढ़ा है तो आप राज्य सरकारों को क्यों बाध्य कर रहे हैं कि 10% कोयला विदेशों से खरीदें? इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ए कमोडिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज एन एसेंशियल सर्विस इन आवर कंट्री। बिजली दिसंबर 2014 को देश के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों का जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ी रैली हुई थी और उस रैली के बाद पीयूष गोयल जी ने हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाया था। उस वार्ता में पीयूष गोयल जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि बिल पार्लियामेंट में रखा जाएगा, लेकिन सभी स्टेक होल्डर्स से चर्चा होगी, इसलिए बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। वह बिल पारित नहीं किया जा सकता। इन 2017 स्पीकर हैं, आई विल आस्क टू स्पीक इन हिंदी बिकॉज मेजॉरिटी वर्कर्स आर हियर फॉर हिंदी स्पीकिंग, लेकिन मैं दोनों में मिला जुला कर बोलूंगा। In 2017, when R.K. Singh Saab took as Union Power Minister, then in 2018, the second bill was moved in October 2018. That was Electricity Amendment Bill 2018. दोनों में कोई खास परिवर्तन नहीं था, मिला जुला के एक जैसा ही वर्जन था। फिर वह पार्लियामेंट का सत्र समाप्त हो गया। 2019 में नई पार्लियामेंट चुन के आई, and there is a rule that any bill lapses with the term of that Lok Sabha. So, since Lok Sabha term was over in 2019, तो 2018 का बिल भी लैप्स कर गया। फिर during the pandemic, then there was a total lockdown. माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, घर के बाहर कोई ना निकले, लक्ष्मण रेखा शब्द का इस्तेमाल किया। At that time, during that pandemic, total lockdown, on 17th of April 2020, third bill, Electricity Amendment Bill 2020 was circulated. उसको मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर डाला गया। बहुत कम समय में उस पर कमेंट मांगे गए। हम लोगों ने उसका विरोध किया और मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि पैंडेमिक के बाद यह पहली मीटिंग हो रही है, फिजिकल मीटिंग हो रही है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की दिल्ली। 2 जून 2020 को देश भर के बिजली कर्मचारियों ने कच्छ से कामरूप तक, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस प्रकार की एकता का प्रदर्शन किया, द यूनिटी एंड स्ट्रेंथ शोड बाय द पावर इम्प्लाइड ऑन June 2, that has resulted in halting Electricity Amendment Bill 2020। इस बात के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। देश के 12 प्रांतों की सरकारों ने इसका विरोध किया। केरला गवर्नमेंट अपोज्ड इट, तेलंगाना गवर्नमेंट अपोज्ड इट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अपोज्ड इट, तमिलनाडु गवर्नमेंट अपोज्ड इट, पुडुचेरी गवर्नमेंट अपोज्ड इट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपोज्ड इट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अपोज्ड इट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपोज्ड, झारखंड गवर्नमेंट अपोज्ड, इवन बिहार गवर्नमेंट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार है, नीतीश कुमार गवर्नमेंट अपोज्ड इट, पंजाब गवर्नमेंट अपोज्ड इट, दिल्ली गवर्नमेंट अपोज्ड इट, 12 governments across the country opposed that bill। और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 भी पारित नहीं हो पाए। लेकिन 2021 में जब पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू हुआ, एट दैट टाइम निर्मला सीतारमण की इधर बजट स्पीच, शी अनाउंस्ड दैट ए बिल इज कमिंग इन विच डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डीलाइसेंस्ड। और 5 फरवरी को अचानक एक बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021। That bill has not yet been placed on the website of the ministry, not yet been placed। उस पर कमेंट भी नहीं मांगे, बहुत चोरी छिपे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की कोई मीटिंग की गई ऑनलाइन, and 2021 also passed, that bill also could not be passed। But as I told you, जैसा मैंने बताया, संसद का यह सत्र जो प्रारंभ हुआ है, उसके ठीक एक दिन पहले इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का एक मसौदा तैयार किया। हम इसके 3 बिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। एक रेजोल्यूशन आपके बीच में है, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, कुछ पॉइंट उसके पढ़ दूंगा, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा समझाना महत्वपूर्ण है। व्हाट आर द प्रोविजंस व्हिच वी आर अपोजिंग? नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ए कमोडिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज एन एसेंशियल सर्विस इन आवर कंट्री। बिजली जनता का अधिकार है, जैसे पानी हमारा अधिकार है, हवा हमारा अधिकार है, इसी प्रकार से बिजली हमारा अधिकार है। अगर बिजली नहीं है तो मोबाइल रिचार्ज नहीं हो सकता, और मोबाइल नहीं है अगर तो ना गैस की बुकिंग हो सकती है, ना वैक्सीनेशन की बुकिंग हो सकती है, कोई काम नहीं हो सकता।
इलेक्ट्रिसिटी एसेंशियल सर्विस है और इसकी तुलना पश्चिमी देशों के साथ और अमेरिका के साथ इसकी तुलना करना उचित नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि मिनिस्टर ऑफ पावर इज सेइंग दैट देयर will be a choice for the consumers. Actually, it is not a choice for the consumers. It is a choice for the suppliers. Why? Because universal power supply obligation, as per the bill, lies with the government discount only. यूनिवर्सल पावर सप्लाई का क्या अर्थ है? यानी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली देना। बिजली के क्षेत्र में दो श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के माननीय जनप्रतिनिधि हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं हम लोग उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। तो प्रोफेसर राम गोपाल जी नहीं है दिल्ली में, उन्होंने उनको भेजा है हम लोगों के बीच में अपना समर्थन देने। तो दो श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं बिजली के क्षेत्र में। एक ऐसे उपभोक्ता होते हैं जिनको बिजली देने में हम घाटा उठाते हैं, अर्थात जिनको लागत से कम मूल्य पर बिजली देते हैं। एक ऐसे उपभोक्ता होते हैं जिनको हम लागत से अधिक मूल्य पर बिजली देते हैं। दो कैटेगरीज हैं कंज्यूमर से, और जो पहली कैटेगरी है लास्ट मेकिंग कैटेगरी, इन दैट कैटेगरी फार्मर्स आर कमिंग, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स आर कमिंग। नॉट ओनली दैट, इवन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स अप टू 500 यूनिट कंजम्पशन, 500 यूनिट तक कंजम्पशन जो घरेलू उपभोक्ता करते हैं उनको भी सब्सिडाइज बिजली हम देते हैं। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बिजली की लागत कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट कंज्यूमर्स डोर इज ₹7.45 पर यूनिट। ₹7.45 उपभोक्ता के दरवाजे तक बिजली पहुंचाने की लागत आती है। और मैक्सिमम टैरिफ जो यूपी में है डोमेस्टिक का, वह है ₹6.50। तो डोमेस्टिक को भी जो बिजली हम दे रहे हैं उसमें भी घाटा होता है। लाभ कहाँ होता है? जो इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, जो कमर्शियल को दे रहे हैं। अब नया अमेंडमेंट बिल क्या कहता है? नया अमेंडमेंट बिल यह कहता है कि जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसको सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली देने की बाध्यता होगी, लेकिन जो निजी कंपनियां आ रही हैं, नई कंपनियां आ रही हैं, उनको सबको बिजली देने की बाध्यता नहीं होगी। तो स्वाभाविक है कि प्राइवेट कंपनी केवल मुनाफा कमाने वाले क्षेत्र में बिजली देंगी, वह घाटे वाले क्षेत्र में बिजली नहीं देंगी। तो ये किसका चॉइस हुआ? दिस इज नॉट कंज्यूमर्स चॉइस, दिस इज सप्लायर्स चॉइस। यह धोखा दे रहे हैं जब आपके सिंह साहब कहते हैं कि हम कंज्यूमर का चॉइस दे रहे हैं। यह सप्लायर का चॉइस होगा। और वह बिजली कैसे देंगे? यह कहना बहुत अच्छा लगता है कि एक क्षेत्र में कई डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंस दिए गए, बट इज इट इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड? नो। सबसे पहली बात तो यह है कि जो एक क्षेत्र में कई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आएंगी, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी आएंगी, वह डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी दे विल बी यूजिंग द नेटवर्क ऑफ द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। जो सरकारी क्षेत्र की बिजली कंपनी है उसके नेटवर्क का इस्तेमाल करें। और बिजली में जब माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मोबाइल के सिम कार्ड की तरह कंज्यूमर इसको चेंज कर रहे हैं, तो लोगों को धोखा देने वाली बात है। मोबाइल वायरलेस सिस्टम है, बिजली के सारे सिस्टम का प्राण बिंदु, सारे सिस्टम का प्राण बिंदु, द लाइफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम इज नेटवर्क ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सारे प्रणाली का केंद्र बिंदु, उसका प्राण ही बिजली का नेटवर्क है। अगर बिजली का सब स्टेशन नहीं होगा, अगर बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं होगा, अगर बिजली का स्विच गियर नहीं होगा, अगर बिजली का कंडक्टर नहीं होगा, यह सब चीजें नहीं होंगी तो किससे बिजली सप्लाई करेंगे? लेकिन अमेंडमेंट में यह कहता है कि नई आने वाली प्राइवेट कंपनियां दे विल बी यूजिंग द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यानी नेटवर्क हमारा इस्तेमाल करेंगे। अब अगला सवाल यह उठता है कि अगर हमारा नेटवर्क इस्तेमाल करेंगी प्राइवेट कंपनियां, एवरी डे नंबर ऑफ कंज्यूमर इज इंक्रीजिंग, every day load of the electricity is increasing. With the increase of load, with the increase of number of consumers, augmentation of the distribution system, transmission system, every system network is required. उस पर पैसा खर्च होगा, यानी जो सुदृढ़ करना है नेटवर्क को, वह सुदृढ़ करने का काम गवर्नमेंट की कंपनी करेगी।
ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाना है वो गवर्नमेंट की कंपनी करेगी, सब स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ाना है वो गवर्नमेंट की कंपनी करेगी, और बिना उसके में कोई इन्वेस्टमेंट की। मैं एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं, यह जो नेटवर्क है पूरे देश में, द नेटवर्क ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव स्पेंट बिलियंस ऑफ रुपीज, अरबों खरबों रुपए हमने इस पर खर्च किए हैं। लेकिन यह केवल रुपए की बात नहीं है, बिजली का कामगार यहाँ पर मौजूद है, प्रतिनिधित्व है बिजली के कामगार का, सब ऑफिस बिल्डर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस नेटवर्क को बनाने में केवल पैसा नहीं खर्च हुआ है, इस नेटवर्क को बनाने में बिजली कर्मचारी का पसीना बहा है, और जब मैं कहता हूँ पसीना बहा है तो पूरी तरह सच नहीं है। बिजली कर्मचारी ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उसका खून मिल रहा है इस नेटवर्क को बनाने में। We have shed our blood in erecting this network। इतनी आसानी से इस नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे प्राइवेट कंपनी, लूट मची हुई है देश के अंदर। तो इस अमेंडमेंट बिल के जरिए इस बात का हमको इतराज है। फिर तीसरी बात यह कि मान लीजिए बगल में नोएडा में डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी अदानी पावर हो गया या टोरेंट पावर हो गया, दे नीड नॉट टू कम टू नोएडा, वह वहां पर बैठे बैठे अहमदाबाद में यहाँ का लाइसेंस ले लेंगे, उनको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि वो यहाँ पर आए, दे कैन इंटरेस्ट द जॉब और डिस्ट्रीब्यूशन टू समबडी एल्स, जिसको हम फ्रेंचाइजी कहते हैं। कुछ रिटायर्ड लोग घूम रहे हों, कुछ और दलाल टाइप के लोग घूम रहे हों, उनको वह इस काम को सौंप देंगे। दिस इज नॉट ए इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड। Pesticide, like fertilizer, like water, like diesel and electricity. Without that, not present, agricultural production cannot sustain or cannot increase. बिजली के बिना भी हमारा खेती का उत्पादन आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमारा मांग है, हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। हमारा किसान संगठन जब 20 साल में जो आया था, वो जो ड्राफ्ट लाया था, तब भी से हम लोग किसान अपोज किया था, क्योंकि हमारा मालूम था कि ये जो हो रहा है ये उचित होता है कंज्यूमर और फार्मर्स, वर्कर्स, स्टेट गवर्नमेंट, जितना स्टेक होल्डर्स है सबसे बात करके करना चाहिए। क्योंकि पार्लियामेंट हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में है इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट एंड सेंटर, स्टेट्स के कॉपी भेजना चाहिए, सब स्टेट गवर्नमेंट को ओपिनियन लेना चाहिए, देन पब्लिक डिबेट होना चाहिए, पब्लिक डिबेट के लिए समय देना चाहिए, उसके बाद उसका स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा होना चाहिए डिटेल्स में, उसके बाद रिफाइंड फॉर्म होने के बाद उसको पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए। ये हमारा परंपरा है, मगर हमारे सब परंपरा खत्म कर रहा है, नया परंपरा बना रहा है मोदी जी। तो एक नया परंपरा में हमारा जो 75 साल में हम जो अचीव किया था वो सब बर्बाद कर रहे हैं, सब बर्बाद कर रहे हैं। और एक कॉर्पोरेट कम्युनल नेक्सस आज देश चला रहा है, कॉर्पोरेट कम्युनल नेक्सस आज भारत को चल रहा है। इस नेक्सस के खिलाफ सांप्रदायिकता और कॉर्पोरेट दोनों आज मिलके ये देश को लूटने का और बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए इसके खिलाफ हमारा किसान संगठन बार बार हमको इसको खिलाफत किया, हम मांग किया था इसको डिस्कशन करो। इसके बारे में जो हमारा इशू देखा था, ये क्रॉस सब्सिडी जैसा बताया प्रस्ताव करने के समय, ये क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगा, कम देने वाला है उसको तो कम लोग है उसको तो मदद करना चाहिए, ये राष्ट्र का कर्तव्य होता है। State should help the weaker people, farmers, poorer section, and richer section should pay more. But now it उल्टा हो रहा है। आज आप एक 10 रुपया का एक दही खरीद करके पैक है, इसलिए आपको GST देना पड़ेगा। और 10 लाख करोड़ का जो सामान खरीद करेगा कॉर्पोरेट, उसके लिए फ्री है, वो लोग कुछ भी कर सकता है। हम बोलते हैं भाई हमको थोड़ा कॉम्पिटिशन देके उस पर बोझ डालो, ये न्याय ऐसा ही होता है, मगर इस सरकार के पास ये न्याय नहीं है। सारे बोझ आम लोग के ऊपर छोड़ के मुट्ठी भर कॉर्पोरेट को बचाना ये सरकार का नीति है। इसलिए जो इसने उठाया है ये सारे सवाल को आप
कर रहे हैं और हमारा सारे एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं। हम 75 साल में जो बनाया देश में सबको ट्रांसफर करके कॉर्पोरेट को दे देंगे। ये समझदारी था जो ये सरकार को करनी है। बिजली कोई भी औद्योगिक अथॉरिटी का औद्योगिक व्यवस्था का लाइफ लाइन है। इसको धंधा नहीं बनाया जा सकता। जैसे फूड, इट कैनॉट बी मेड ए धंधा। कई लोगों को जिंदगी रखने के लिए वो जरूरत है। ऐसा जो कुछ बुनियादी पब्लिक सर्विसेज है, और कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज टू प्रमोट ए सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। अपने पैर के ऊपर खड़ा होने वाला जो सामूहिक आर्थिक व्यवस्था को हमको विस्तार करना है। यही था आजादी का आंदोलन का जो आत्म बलिदान किया था, उसका सपना का समझ। बहुत सारे बातें उसी का अंदर है जो एक बुनियादी जिम्मेदारी राष्ट्र का उसको मांगते हैं। अभी इससे वो शिफ्ट कर दिया, अभी इसको धंधा बना दिया। और जब बिजली धंधा बन जाएगा, खाना धंधा बन जाएगा, ट्रांसपोर्ट धंधा बन जाएगा, दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। In our country, in the initial stage, we are giving returns electricity sector compared to other foreign countries, advanced development. Because that was the concept. These are the lifeline. ये चलते रहेगा तो बाकी उद्योग बनते रहेगा, विस्तार होते रहेंगे। In one fact, this is also a concept of a broader cross subsidy of the entire national economy. इलेक्ट्रिसिटी इज सच आइटम। अभी उसको कमोडिफिकेशन कर दिया, धंधा बना दिया। और अल्टीमेटली आज का डेट में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल 2022 आया था, ये तो बहुत पहले से 1991 से नोटंकी शुरू हो गया था इन द नेम ऑफ न्यू लिबरलिज्म। बार बार बोल रहा था आउट एफिशिएंट बनाना है, आउट कुछ करना है, इसीलिए बदलाव चाहिए। जो बदलाव तब से किया है, जो बताया गया था, और एफिशिएंट होगा और रिटर्न लाएंगे, उल्टा हुआ। लॉस भरा, बर्डन बढ़ते गया, और बर्डन सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर नहीं, बर्डन जनता का ऊपर भी बढ़ते गया। लगातार एक भी प्रॉमिस, ये हमारे जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट पंडित लोग हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, वो थ्योरी बताया जो ये फायदा होगा, आज तक एक भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ, एक भी नहीं। रादर बिजली जो एक हमारे औद्योगिक व्यवस्था का, आर्थिक व्यवस्था का जीवन रेखा था, उसको धंधा, प्रैक्टिकली आप ये धंधा बनाने के खिलाफ लड़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2022 जो एरिया को वो मॉनिटाइज, जो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, दैट इज द मॉनिटाइजेशन पार्ट ऑफ इट, जिसमें पैसा आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कौन बनाया है? देश ने बनाया है। ये बने बनाए व्यवस्था को अभी नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन एक नए कॉन्सेप्ट है, उसका जरिए वो इस्तेमाल करते हुए वो कमाते रहेंगे विदाउट मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। ये कौन सा अर्थशास्त्र इसको मंजूरी देते हैं? दे आर ऑलवेज स्पीकिंग ऑफ क्या है जस्टिफिकेशन, दे आर ऑलवेज स्पीकिंग ऑफ लॉजिक, रैशनैलिटी। कौन सा लॉजिक इसको मंजूरी देता है? जो एक एंटिटी है जो एक भी पैसा नहीं लगाया, लेकिन वो व्यवस्था को वो इस्तेमाल करते हुए कमाते रहेंगे और आपको थोड़ा बहुत 10-20% देते रहेंगे। दैट इज व्हाट इज नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन। एंड द सेम फिलोसॉफी इज नाउ बीइंग इंप्लीमेंटेड, एग्जीक्यूटेड इन द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। इसका व्याख्या हमसे ज्यादा आप एक्सपर्ट नहीं कर पाओगे। हम तो आपका लिटरेचर पढ़ के ये समझ लेंगे।
to this understanding by reading your literature. ये आप ज्यादा जानते हो, उसका बारे में भाषण देने का नहीं है। हम जो बात करना चाहते हैं, शुरुआत में जो बात किया, हम आपको लड़ाई का हिस्सा है और आज का लड़ाई का स्टेज इधर आ गया। आप किसको समझाओगे, कौन सा मंत्री को? एक तो पार्लियामेंट में, अभी कॉमरेड करीम ने बताया, पार्लियामेंट में दैट मीन्स ऑलरेडी ये सब्जेक्ट दे आर गोइंग टू टेक इट अप, कभी भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और वो हल्ला गुल्ला में पास भी कर सकता है। एमपी लोग डिविजन मांगेगा जो चलो भाई आपका नंबर है, आप जीत लो, पास कर लो, लेकिन हमारा विरोध में है, हमारा विरोध तो दर्ज करो। जो हम लोग ये दिया है वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। कल भी पार्लियामेंट में 2 बिल पास किया, नंबर ऑफ एमपीज मूव डिविजन, जो इसको बदलाया जाए, उसको वोटिंग करो इसका ऊपर, वो माना नहीं, बुलडोज कर दिया। ये परंपरा कॉमरेड नंदा जो बोल के गया, ये हमारे डेमोक्रेटिक जो परंपरा है वो अभी कंप्लीटली बदल गया। The power minister and come back to us. We told the leader of the house, he is a senior minister, Piyush Goyal, and parliamentary affairs minister is there. They can decide. They can pass the mode of the business advisory committee and advise the concerned minister to go through a parliamentary scrutiny process. But I think they have decided to introduce the bill and pass in the session itself. They have the numbers in both houses. They can bulldoze any bill. If we resist, if we object, bypassing all the objections, they can pass. That is the recent experience in the parliament. There is no democratic style of functioning in the parliament. So I suggest some amendment in your future program. You have proposed the Quit India Day, 9th August countrywide agitation. It is okay. That is very, very recent. But the next program you have proposed is after the November month. Till that date. Number 2. Please work. When the bill introduced, yes. I think if you all agree, as earlier you have done, you proposed a strike as and when the bill introduced in the house, in the parliament. As and when the bill introduced, we will go on strike. That was your declaration in earlier days. If such a declaration is coming from this convention, it will be a shock to the government and a threat to the government and a blow to the government. Along with that, the escape, I was talking with Ananda and talked to the other leaders also. And along with this trade union active action, Samyukta Kisan Morcha also should come forward with their agitation, with their strong objection to introducing this bill. Such a joint movement should be built immediately. There is no time. This week they have scheduled some unimportant bills. It may be passed in minutes and half an hour, 1 hour like that. Next week there is no important legislative business to government. In the list there is no such important legislative business. They may be planning to introduce the bill in next week. See, everything is explained in your note and in the speeches of the leaders. That it's not necessary to speak about the consequences of privatization electricity sector to you, the leaders of electricity workers. Government of India is desperate to convert the perspective about electricity from fundamental right to a commodity in the market. It will harm the interest of the workers, not only the workers, the entire people of this country. Take the example of Kerala State Electricity Board. I am coming from Kerala. I am the president of Kerala State Electricity Board Employees Association, Workers Association.
in Kerala, electricity board workers and officers, including engineers and other ministerial staff, all are unitedly struggling against the privatization and other activities of the government. So, we have the experience while the electricity amendment bill is in reality, the power distribution is handing over to corporates, private hands. Thousands of workers will be thrown out. Kerala State Electricity Board or any other state electricity boards cannot pull on the entire workforce with the remaining activity. Kerala, there is some generation activity, power generation in hydel projects. There is no thermal project in Kerala. Hydel project and some solar projects in a small way. The main activities, most of the workers are engaged in the transmission activity and the distribution activity. They may not be necessary for the remaining activities of the electricity board after the privatization. In all electricity boards, it will happen. Lakhs of workers will be thrown out from the electricity boards. What will be the fate of these poor workers? So it is a very serious issue. Not only that, the subsidy portion will go. Cross-subsidy policy may abandon. The farmers will suffer. Now they are getting at a subsidized rate electricity. Even then, they are not getting remunerated price for their products. They are struggling for that. In this situation, this is a issue which is to be taken by all the people of this country. Many campaigns have conducted in different states. In Kerala, I know our electricity board employees jointly, unitedly approached the people, conducted several meetings in the villages and towns to apprise the situation to all sections of the people. Jana Sabhas. के ऊपर लाइन के ऊपर काम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इन दिनों में जो मौत हो रही हैं, तो ये जो है और तनख्वाहें धीरे धीरे घट रही हैं, तो सोशल सिक्योरिटीज गायब हो रही हैं। मैं कह सकता हूं, अगर ये कानून पास हुआ तो जो फौज में जो अग्निपथ, ये अग्निपथ हम सब के लिए बना दिया जाएगा आगे, जिसको हम कहां तक बुझाएंगे। इसलिए इसको रोकना है। और हम कंज्यूमर्स के ऊपर जो हमको आज सब्सिडी मिलती है, सस्ती बिजली मिलती है, अगर वो नहीं मिलती है तो क्या हालत होगी किसानों का। अभी थोड़ा बहुत अगर किसान जिंदा है, उसका प्रोड्यूस का जो भी मार्केट में दाम मिलता है, लेकिन बिजली उसको मुफ्त या सस्ती मिलती है, तो उसको किसी तरह से सरवाइव कर पा रहा है। अगर ये बिजली जैसे हरियाणा है, पंजाब है, मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, बहुत सारे राज्यों में जो मुफ्त में या सस्ते में भी जो बिजली मिलती है, वो नहीं होने से किसान नहीं रहेगा, उसको किसानी छोड़ के भागना पड़ेगा। तो ये जो हालत है, इसी तरह से बीपीएल के रूप में जो हमको सस्ती बिजली मिलती है, तो ये जो हालत है, और बिजली का कनेक्शन ही नहीं मिलेगा, बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये जो सारी हालत है, इसके खिलाफ हमको लड़ना होगा, मिलकर लड़ना होगा। और मैं ये भी राय दूंगा कि आपका नेटवर्क पूरा देश में, दूर दराज गांव और हर शहर और कस्बे, जैसा ये राष्ट्रीय कन्वेंशन हो रहा है, ऐसा ऑनलाइन हो, ऑफलाइन, आप कर्मचारियों का और कंज्यूमर्स का, जिसमें हम किसान भी कंज्यूमर के रूप में हो, संयुक्त किसान मोर्चा का नेटवर्क भी है और ट्रेड यूनियन का भी नीचे तक है, तो हम मिलकर ऐसे कन्वेंशन करें और इस मुद्दे के ऊपर पूरा देश को खड़ा करें कि ये नहीं होने देंगे। और जो ये जो सरकार, भाजपा सरकार जो कर रही है, जिस तरह से यूपी में बुलडोजर,
ये हर चीज को बुलडोज कर रही है। जो कुछ उपलब्धि आज तक आजादी के बाद या आजादी के पहले हमने लड़कर हासिल की है, मैं कहूंगा मानव जाति ने जो युग युग से लड़के हासिल किए उसको ये बुलडोज कर रहे हैं, उसको ये तबाह कर रहे हैं। तो ये अधिकार इनको नहीं, इनको सत्ता से भी भगाना होगा और इसको भी रोकना होगा। इस तरह से हमको तैयारी करनी है, लड़ना है। और मैं दिल्ली की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी आपके यहां आने से पहले राज्यसभा में विद्युत विभाग से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा था और मैंने वहां पे ये सवाल किया कि जब 32% कोयले का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में बढ़ा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की कोल इंडिया कंपनी कह रही है, ये कोल इंडिया का डाटा है कि भारत में कोल का प्रोडक्शन बढ़ा है, कोयले का उत्पादन 32% बढ़ा है। तो मैंने मंत्री जी से सवाल किया कि 32% जब कोल का प्रोडक्शन बढ़ा है तो आप राज्य सरकारों को क्यों बाध्य कर रहे हैं कि 10% कोयला विदेशों से खरीदिए। अब जब आप 10% कोयला विदेशों से खरीदने की बात करते हैं तो इसमें सीधे सीधे मैंने पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र अडानी की विदेशों में कोयला खदानें हैं और उसी कोयला खदान से कोयला खरीदने के लिए ये पूरा कानून लाया जा रहा है। 10% कोयला विदेशों से अगर राज्य सरकारें मंगाएंगी तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश को जो कोयला मिलता है 3,000 रुपए टन मिलता है। जो कोयला अडानी का कोयला आएगा वो कोयला आएगा 20,000 रुपए टन। और जब 20,000 रुपए टन कोयला खरीद के थर्मल पावर प्लांट चलाए जाएंगे तो कोयले के माध्यम से बिजली का उत्पादन महंगा होगा और जब बिजली का उत्पादन महंगा होगा तो अंतिम मार बिजली के उपभोक्ता पर पड़नी है। तो मैं समझता हूं कि इस देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो सरकार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। अडानी के लिए सरकार चल रही है, चंद पूंजीपतियों के लिए सरकार चल रही है। 11 लाख करोड़ रुपए देश का चंद पूंजीपतियों ने जो निकाला बैंकों से, बैंकों को खाली किया, 11 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया। ये आरटीआई की जानकारी है, मेरी जानकारी नहीं है। आरटीआई के माध्यम से सरकार ने बताया अडानी को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मिला है। एक आदमी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। 2.5 लाख करोड़ रुपए में हिंदुस्तान में कितने स्कूल बन सकते हैं, अस्पताल बन सकते हैं, सड़कें बन सकती हैं, कितने नौजवानों का, किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता है। लेकिन नहीं, अपने करीबी लोगों को अमीर बनाना और सड़क की हद तक अमीर बनाना। 2.5 लाख करोड़ रुपए यहां बैठे हुए किसी कर्मचारी को लोन दे दीजिए, ये भी बिल गेट से ज्यादा अमीर हो जाएगा। बिल गेट से ज्यादा अगर अमीर बनाना है तो किसी को भी 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मिल जाएगा तो बिल गेट से ज्यादा अमीर हो जाएगा। 72,000 करोड़ रुपए अडानी का माफ किया गया है। तो ये सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है बिजली सेक्टर में, पावर सेक्टर में जिस तरीके से इनकी निगाह तिरछी हुई है, हर जगह निजीकरण, हर जगह प्राइवेटाइजेशन। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पे आज सुबह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, इसमें मैं था। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल हम लोग लाना चाहते हैं। तो हमने कहा अभी तो आपने लोकसभा में लिस्ट नहीं किया। बोले नहीं, हमारी योजना है लाने की। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आपका इस सदन में अगर आएगा तो जितनी ताकत है पूरी ताकत से उस बिल का हम लोग विरोध करेंगे। हम उसके ये साफ तौर पे कहा। तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाने की सरकार की योजना है, मंशा है। आज सुबह इस बात को उजागर किया बीएससी की मीटिंग में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और उनके लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल जी उस मीटिंग में मौजूद थे। फिर हम लोगों ने, सारे लोगों ने दबाव बनाया। तो अभी वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे, विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन इनको जो करना होता है वो करते हैं। आपने देखा होगा किसानों के लिए काला कानून लेके आए
उसका हम लोगों ने विरोध किया, उठा के सस्पेंड करके बाहर कर दिया। अभी महंगाई की चर्चा चाह रहे थे सदन में, उठा के सस्पेंड करके बाहर कर दिया। तो हमने कहा कि भाई एक नहीं 1000 बार 10 बार सस्पेंड करो, जो जनता का बुनियादी मुद्दा है उसको उठाने के लिए हम लोग सदन में आए हैं और इसको लगातार उठाते रहेंगे। आप सस्पेंड करते रहिए। 50 घंटे संसद परिसर में धरने पे बैठा और भी दूसरे पार्टियों के, सीपीएम के, सीपीआई के, टीएमसी के, डीएमके के, टीआरएस के, कांग्रेस के करीब 27 सांसदों को इन्होंने लोकसभा राज्यसभा मिला के सस्पेंड किया। तो एक नई परिपाटी इन्होंने शुरू की है कि अगर आप कोई जनता का मुद्दा उठाना चाहते हैं तो आपको सस्पेंड करके बाहर कर देंगे। लेकिन ये थोड़ा हम लोगों ने नई परिपाटी शुरू कर दी कि अगर आप हमें सस्पेंड करेंगे तो हम घर पे जाके सोएंगे नहीं, वही सदन में रह के वही संसद के परिसर में रह के सोएंगे, वही रहेंगे। तो उससे थोड़ा परेशान हुए। तो हो सकता है सस्पेंशन वाली कार्रवाई बंद करें। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर हम लोगों को आर्थिक मुद्दे, कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं, इसको लेकर सिर्फ कर्मचारियों के बीच में इसकी चर्चा हो या अपने संगठनों के बीच में चर्चा हो, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ आपका अपना इंटरेस्ट है, इसके नाते आप आवाज उठा रहे हैं। जबकि ये मुद्दा तो है आम इंसान, आम आदमी। अगर बिजली महंगी होगी, कोयला महंगा खरीदा जाएगा, अगर प्राइवेट हाथों में बिजली जाएगी और महंगे दामों पर बिजली मिलेगी, तो ये तो आम इंसान का मुद्दा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो बंद कमरों की गोष्ठियां हैं, ये गोष्ठियां बाहर भी होनी चाहिए। आप लोग बाहर भी निकलिए और बताइए इस देश को कि आप किस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वो लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, वो लड़ाई हिंदुस्तान के एक आदमी की है जो बिजली का इस्तेमाल करता है, जिसके ऊपर महंगी बिजली का भार आने वाला है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की ओर से इतना ही कहना चाहता हूं कि पहले भी जो भी आपके मुद्दे रहे हैं उनके साथ में खड़ा रहा हूं, आगे भी आपके सारे मुद्दों पर आपके साथ रहूंगा, तन मन धन से आपके साथ रहूंगा। आदरणीय शैलेश जी बैठे हुए, इनसे बड़ा हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है और इनका आशीर्वाद रहता है। इनसे हमेशा हम लोग कुछ भी खासतौर से बिजली विभाग से संबंधित कोई मामला होता है, ऊर्जा से संबंधित कोई मामला होता है, तो उसको हम लोग पूछते हैं, जानते हैं और आगे भी हम लोग आपके साथ रहेंगे। क्योंकि आज महंगाई पर डिबेट है, तो अभी फिर वापस मुझे 2 बजे से सदन में जाना है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बात करने। संजय सिंह को आपको